सभी साथियों को नमस्कार। ज्ञान सुधा सक्सेस साथी हायर एजुकेशन राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर राजस्थान द्वारा जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है वो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है। मैं डॉक्टर हेमंत करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज। आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करेंगे। व्यावसायिक सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जो कि अनेक कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्ज़ाम, जूनियर अकाउंटेंट, नेट स्लेट और इत्यादि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में सांख्यिकी विषय का सिलेबस रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद। आज के इस वीडियो में सांख्यिकी विषय की उत्पत्ति, इंट्रोडक्शन और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सांख्यिकी विषय के बारे में कहाँ से शुरुआत हुई। इंग्लिश वर्ड स्टेट, राज्य। प्राचीन समय में सम्राट अपने राज्य के डेटा कलेक्ट किया करते थे, तो वहाँ से स्टेट शब्द की उत्पत्ति हुई। लैटिन वर्ड स्टेटस, स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है आपको। रोमन वर्ड स्टेटो, जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक्स, इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा। जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक्स में लास्ट में TIK है, आपको ध्यान रखना है, TICS नहीं है। इटालियन वर्ड में स्टेटिस्टा है, TA लगेगा लास्ट में। जब हम बात करते हैं फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स की, तो 1749 जर्मन स्टेटिशियन गॉटफ्राइड एकेनवॉल को फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स माना जाता है। जब हम डेटा शब्द इस्तेमाल करते हैं, संख्याओं की बात करते हैं, तो डेटा वर्ड प्लूरल वर्ड है, जबकि डेटम वर्ड सिंगुलर वर्ड है। सांख्यिकी की जो परिभाषा दी गई है वो दो प्रकार से दी गई है, बहुवचन परिभाषा और एकवचन परिभाषा। जब हम बहुवचन परिभाषा की बात करते हैं तो इसका मतलब है संख्याओं से, आंकड़ों से, समंकों से है। जब हम एक वचन परिभाषा की बात करते हैं तो इन संख्याओं का विश्लेषण करना, संकलन करना, निर्वचन करना की जो विधियां अवेलेबल हैं उन विधियों से है। तो एक वचन में हम लोग मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, जबकि प्लूरल बहुवचन सेंस में हम लोग आंकड़ों और संख्याओं की बात करते हैं। जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो समंकों का संग्रहण दो तरीके से किया जा सकता है, प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वे समंक जो पहली बार इकट्ठे किए गए हों, प्रथमतया इकट्ठे किए गए हों, उन्हें प्राथमिक समंक कहते हैं। द्वितीयक समंक जिन्हें पहले से किसी ने प्रकाशित कर दिया है, पहले से किसी ने कलेक्ट कर लिया है और आप उसको सेकंड नंबर पे यूज कर रहे हैं, तो उन्हें द्वितीयक समंक कहा जाता है। अब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, क्रॉक्सटन और काउडन की परिभाषा के अनुसार माध्य शब्द इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। मीन्स हमारा जो वेरिएबल है, डेटा सीरीज है, उस सीरीज में स्थित एक ऐसा मूल्य जो उस सीरीज का सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हो, वो माध्य कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, माध्य तीन तरह से होते हैं: गणितीय माध्य, स्थिति संबंधी माध्य, व्यापारिक माध्य। गणितीय माध्य में जो कवर होने वाले हैं वो है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और वर्गीकरण माध्य। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन। स्थिति संबंधी माध्य में दो कवर किए जाएंगे, मध्य का और बहुलक, मीडियन और मोड। व्यापारिक माध्य में चल माध्य, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज, इनको कवर किया जाता है। तो याद रखिए,
कौन सा किसका पार्ट है आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज को संक्षिप्त में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये प्रश्न आता है कि ये फॉर्मूलाज हमें क्यों देखने चाहिए, क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला कौन सा है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 3 तरीके की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें केवल x वेरिएबल दे रखा होता है। डिस्क्रीट सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें x और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। कंटिन्यूस सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, ग्रुप दे रखा होता है। डायरेक्ट मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद भी होगा, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में x के साथ आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल करना होता है। शॉर्टकट मेथड, एज्यूमिंग मीन लेते हुए, कल्पित माध्य लेते हुए डेविएशन निकाल के आप लोग फॉर्मूला रखते हैं x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में अगेन आपको इसी फॉर्मूले में f यूज कर लेना चाहिए। स्टेप डेविएशन मेथड अगर हम बात करें, dx जो डेविएशन निकाल रखे हैं उसको i से डिवाइड करके आप d डैश x निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा x बार इक्वल्स टू एज्यूमिंग मीन प्लस सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम x डिवाइडेड बाय इंटरवल डिवाइडेड बाय n इनटू i। अगेन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में आपको f से इस डेविएशन को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल हमें ऐसी सीरीज के लिए करना चाहिए जहां सीरीज गुणोत्तर प्रवृत्ति की हो, जैसे जनसंख्या वृद्धि के पॉइंट्स, जनसंख्या वृद्धि, ऐसे ही 2, 5, 10, 25, 60 ऐसी सीरीज जो लगातार गुणोत्तर वृद्धि रखती है, उसके अंदर हमें ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन करनी चाहिए। फॉर्मूलाज देखेंगे तो एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन इंडिविजुअल सीरीज के लिए, और डिस्क्रीट सीरीज के लिए एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स एफ अपॉन एन, अगेन कंटिन्यूस के लिए सेम। हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, ये भी गणितीय माध्य है। और याद रखिए, औसत गति या औसत समय जब आपको निकालना हो तब हरात्मक माध्य का उपयोग करना चाहिए। डेटा का रेसिप्रोकल करते हुए आपको हरात्मक माध्य निकालना होता है। रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स अपॉन एन इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले में जब आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स एफ अपॉन एन, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा। अब चलते हैं स्थिति संबंधी माध्य में, जिसमें हमारे पास पहला है बहुलक। इंडिविजुअल सीरीज में आप इसे ऑब्जर्वेशन मेथड से निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में आप इसे ग्रुपिंग मेथड से निकाल सकते हैं। और कंटिन्यूस सीरीज के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा z, जो कि मोड को डिनोट करता है, इक्वल्स टू L1 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू i। अगले स्थिति संबंधी माध्य में मीडियन पर चलेंगे। मध्य का मीन्स किसी भी सीरीज का 50% पॉइंट पर जो वैल्यू है वो शो करने वाले पॉइंट को, वैल्यू को हम लोग मीडियन कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए आप लोग फॉर्मूला याद करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2। डिस्क्रीट सीरीज के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 2। कंटिन्यूस सीरीज के लिए मीडियन इक्वल्स टू n/2 +1 नहीं करना है क्योंकि यह सतत श्रेणी है, इसमें खंड नहीं होते। m निकालने के बाद आपको मीडियन का फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस i अपॉन f m माइनस c। याद रखिए कंपटीशन एग्जाम में इन वैल्यूज को आगे पीछे करके भी दिया जा सकता है, जैसे m माइनस c यहाँ ले लिया और i को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो भी आपको फॉर्मूला को पहचानना आना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्थिति संबंधी माध्य की, मीडियन के पार्टीशन वैल्यूज की। अगर हम 50% पर वैल्यू नहीं बता के 25% पर वैल्यू बताएं तो हम क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं। पहला क्वार्टाइल 25% पर होगा, दूसरा क्वार्टाइल 25 + 25 50% पर होगा, जो कि मीडियन के समानांतर हो जाएगा। तीसरा क्वार्टाइल 75% पर होगा। तो याद रखिए क्वार्टाइल
क्वार्टर्स 4 होते हैं, तो आपको इनको कैलकुलेट करने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा, और जो कैलकुलेट करना है उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला मीडियन जैसा ही है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए n+1 डिवाइड बाय 4, अगर थर्ड निकाल रहे हैं तो 3/4 हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज n+1 डिवाइडेड बाय 4, थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो 3/4 हो जाएगा। और कंटिन्यूस सीरीज के लिए q जब आप कैलकुलेट करेंगे तो n/4, और थर्ड के लिए 3n/4। q1 और q3 का फॉर्मूला आप याद करेंगे, L1 प्लस I/f q माइनस c। q3 का भी सेम फॉर्मूला रहेगा। अब हम अगर अगले स्थिति संबंधी माध्य पर चलें तो हम बात करेंगे अब क्वांटाइल के, जो कि 5 होते हैं, ऑक्टाइल अष्टमक 8 होते हैं, डेसाइल दशमक 10 होते हैं, परसेंटाइल शतमक 100 होते हैं। तो अगर पंचमक कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 5 होगा, और उसके साथ फॉर्मूला में ध्यान रखिए डिवाइड बाय 5 होगा, और जिसको कैलकुलेट करना है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे Qn2 आप निकाल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Qn4 निकाल रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 रहेगा। इसी तरह से ऑक्टाइल अगर आप निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 8 आपको करना है, और जो ऑक्टाइल आपको कैलकुलेट करना है, ऑक्टाइल 3 कैलकुलेट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेसाइल भी सिमिलर फॉर्मूलाज के साथ बनेगा, 10 से डिवाइड होगा, जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर की तरफ रहेगा। परसेंटाइल 100 से डिवाइड होगा, और 1 से लेकर 99 तक कैलकुलेट हो सकता है। तो P1, P2, P3 एंड सो ऑन, P97, P98, P99 तक कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद वेटेड मीन की बात करें तो सिंपल सा फॉर्मूला सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W। वेटेड मीन वहां कैलकुलेट करेंगे जहां आपको भार दे रखे हों, टोटल दे रखे हों, फ्रीक्वेंसी नहीं दे के उसका वजन, क्वांटिटी या भार दिया गया हो, वहां आप वेटेड मीन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस सेंट्रल टेंडेंसी का सार है, जो हमें अच्छे से याद होना चाहिए कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है, समान संख्या, समांतर माध्य की बात कर रहा हूं, समान संख्या को प्रत्येक मद में जोड़ने पर समांतर माध्य भी उसी संख्या से बढ़ जाएगा। अगर आप प्रत्येक वैल्यू में 5 प्लस कर रहे हैं तो समांतर माध्य भी उतनी ही संख्या से प्लस हो जाएगा। अगर आप समान संख्या में प्रत्येक मद में से घटा रहे हैं तो इस दशा में भी समांतर माध्य भी उतनी ही संख्या से कम हो जाएगा। समान संख्या को प्रत्येक मद से गुणा करने पर अगर आपने पूरी सीरीज को 2-2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका जो समांतर माध्य है वो भी डबल हो जाएगा। अगर समान संख्या को प्रत्येक मद से विभाजित कर दिया जाए तो एवरेज जो आएगा वो भी विभाजित हो जाएगा। अगर आपने प्रत्येक मद को डिवाइड बाय 2 कर दिया है तो एवरेज भी अपने आप उसका आधा हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का बीजीय योग, डेविएशन अगर निकाला जाए समांतर माध्य से तो उसका बीजीय योग हमेशा 0 होता है। कैसे होता है इसी वीडियो में कुछ देर बाद हम लोग चेक करेंगे। दो श्रेणियों में मूल्यों के योगों और अंतरों का माध्य दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य के योग और अंतर के बराबर होता है। देखिए उदाहरण सहित देखते हैं इसको। ए और बी दो सीरीज है मेरे पास में, दो सीरीज में मैंने 3 डेटा लिए हैं 1 2 3। ए सीरीज का 4 6 8, मैंने इसका टोटल लगाया, सम किया 18, मीन निकाल दिया 18 डिवाइड बाय 3 6 आया। बी सीरीज 6 10 और 14, टोटल किया 30 और एवरेज निकाला 30 डिवाइड बाय 3 10 आया। अब मैं
इस नियम के अनुसार योग करता हूँ a प्लस बी, सारे एक एक वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करके उसका टोटल किया और एवरेज निकाला, 16 आया। ध्यान से देखिए 6 प्लस 10 एवरेज भी वही होगा, टोटल हो गया 16। अब मैं अंतर की बात करता हूँ। बी सीरीज में से मैंने ए सीरीज को घटा लिया, 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 8 6, इसका टोटल किया और एवरेज निकाला, 4 आया। ये 4 एवरेज, क्योंकि बी और ए सीरीज का डिफरेंस है तो इनके एवरेज का डिफरेंस देखिए, बी सीरीज का 10 माइनस 6, दोनों का डिफरेंस 4 हो गया। तो इस प्रकार यदि योग किया जाएगा तो एवरेज का भी योग होगा, अंतर निकाला जाएगा तो एवरेज का भी अंतर निकल जाएगा। प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखें। इसी तरह से देखिए एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का, डेविएशन के स्क्वायर का योग अन्य किसी मूल्य से लिए गए विचलनों के योग से कम होता है। अगर हम समांतर माध्य से स्क्वायर कैलकुलेट करें डेविएशन निकालकर, तो उसका अन्य किसी भी मूल्य जैसे मीडियन या मोड से लिए गए मूल्य से स्क्वायर का जो टोटल आएगा वो कम आएगा। चेक करके देखते हैं। सीरीज ली 4 6 11 और इसका मैंने सम किया और एवरेज निकाला जो कि 7 आया। इस 7 से मैंने डेविएशन निकाले, 4 माइनस 7 माइनस 3, 6 माइनस 7 माइनस 1, 11 माइनस 7 4, इसका टोटल 0 आ रहा है, जो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का बीजीय योग हमेशा 0 होता है। अगर आप x बार निकाल लेते हैं और x बार से आप डेविएशन निकालते हैं तो याद रखिए उस डेविएशन का जो टोटल आएगा वो हमेशा 0 आएगा, x बार से लिए गए डेविएशन का। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर का टोटल लगाते हैं, 26 आता है। मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालना सिंपल है, 3 डेटा है, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सेकंड वैल्यू मीडियन हो जाएगी जो कि अभी 6 है। 6 से मैं डेविएशन निकालता हूँ, x माइनस मीडियन, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 11 माइनस 6 5, स्क्वायर करता हूँ, 4 0 25, टोटल लगाता हूँ 29। इस रूल को एक बार वापस पढ़ लीजिए। विचलन मतलब डेविएशन के वर्ग स्क्वायर की टोटल मीडियन से निकालने पे 29 आई, एक्स बार से निकालने पे 26 आई। एक्स बार से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग हमेशा कम आएगा। ये इस प्रकार सिद्ध होता है, याद रखिए। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। समांतर माध्य का स्टैंडर्ड एरर, प्रमाप विभ्रम, मध्यका के प्रमाप विभ्रम से हमेशा कम आएगा। स्टैंडर्ड एरर अगर आप समांतर माध्य और मध्यका दोनों से निकालते हैं तो समांतर माध्य का स्टैंडर्ड एरर कम आएगा। अब मध्यका की प्रॉपर्टी पर चलते हैं। मध्यका एक स्थिति संबंधी माध्य है। आप थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, एग्जैक्टली 50% पॉइंट पर जो वैल्यू है वो मध्यका बताती है, जो कि सीमांत मूल्यों के आकार से प्रभावित नहीं होती। अगर आप स्टार्टिंग के 3 की जगह 4 भी लिख देते हैं तो भी सेंटर वैल्यू एग्जैक्टली वही रहेगी, पदों की संख्या से प्रभावित होती है, ना कि सीमांत वैल्यू से। इसको मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे यहाँ 3 वैल्यू थी तो इसका सेकंड वैल्यू 6 है। अब मैं यहाँ 4 की जगह 3 कर दूं या 5 कर दूं, मेरी मीडियन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ 11 की जगह 15 कर दूं, 10 कर दूं, 8 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, यदि सभी विचलनों को चिन्हों की उपेक्षा कर दी जाए, साइन को इग्नोर कर दिया जाए, तो मध्यका से ज्ञात किए गए विचलनों का योग अन्य माध्यों की अपेक्षा सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझिएगा, विचलनों के वर्गों का योग x बार का कम होता है, लेकिन अगर साइन को इग्नोर कर दिया जाएगा तो मध्यका के विचलनों का योग सबसे कम आएगा। चलिए चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन वही, ए सीरीज के 4 6 11 मैंने x बार निकाला, 7 आया, और 7 से मैंने डेविएशन निकाले, x माइनस एक्स बार माइनस 3 माइनस 1 4। इसके साइन को मैंने इग्नोर कर दिया, मॉड्यूलस निकाल लिया, माइनस 3 की जगह +3 लिख लिया, माइनस 1 की जगह +1 लिख लिया, 3 1 4 8 आता है।
मीडियन निकालते हैं, मीडियन 60, 6 से डेविएशन निकालते हैं, -2, 0, 5, साइन को इग्नोर कीजिए, मॉड्यूलस डीएम 205, टोटल लगाते हैं 7 आता है। सिद्ध होता है कि मध्यिका चिन्हों की उपेक्षा करके मध्यिका से लिए गए विचलनों का योग हमेशा कम आएगा। तो इस बात को याद रखिए। वर्गों की बात करेंगे तो एक्स बार का कम आएगा, लेकिन चिन्हों की उपेक्षा करके अगर आप बात करेंगे तो विचलनों का योग मध्यिका का कम आएगा। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सैंपल न्यादर्श के आकार का बहुलक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अन्य माध्य इससे प्रभावित होते हैं। सैंपल 50 का है, 100 का है, तो एक्स बार और मीडियन पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुलक पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुलक जिस वैल्यू को सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखेगा वो बहुलक ज्ञात हो जाएगा। इस वजह से सैंपल के आकार का बहुलक पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगली प्रॉपर्टी हम बात करेंगे गुणोत्तर माध्य की। याद रखिए, माइनस वैल्यू का या जीरो वैल्यू का गुणोत्तर माध्य कभी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि गुणोत्तर माध्य में लॉग टेबल इस्तेमाल होती है और जो केवल पॉजिटिव संख्याओं की होती है से ज्ञात की जा सकती है। हरात्मक माध्य की बात करते हैं। हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य के बीच में रिलेशन की बात करें तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा जियोमेट्रिक मीन और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होगा। इन तीनों के बीच के रिलेशन की बात करें तो जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अंडर द रूट अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। आपसे प्रश्न में इन तीनों में से 2 वैल्यू देकर तीसरी वैल्यू पूछी जा सकती है, कैलकुलेशन भी करवाई जा सकती है। तो अच्छे से फॉर्मूला याद रखें, जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अंडर द रूट अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य की प्रॉपर्टी पर चलते हैं। समय के लिए और दर के लिए औसत निकालना होता है, तो उस समय हमें हरात्मक माध्य इस्तेमाल करना चाहिए। समय का औसत निकालना हो, औसत दर निकालनी हो, उस समय आपको हरात्मक माध्य यूज करना चाहिए। सममित वितरण पर चलेंगे। माध्य मध्य का बहुलक तीनों इस सममित वितरण की दशा में एक समान होते हैं, एक जगह पे होते हैं। याद रखिए, सममित वितरण किसे कहते हैं? जिसकी आकृति बेल शेप में कन्वर्ट होती हो। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी है तो 2, 5, 10, 25, 10, 5, 2, जिस वे में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसी वे में अगर फ्रीक्वेंसी घटती है तो उसे सममित वितरण कहते हैं। और माध्य मध्य का बहुलक सेंटर में मिलेंगे, तीनों एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। तो प्रश्न के लिए याद रखिए, सममित वितरण में तीनों एक जैसे होते हैं। और एक और बात बता दूं कि इसके दोनों तरफ Q1 जितनी दूरी पर होगा उतना ही राइट हैंड साइड Q3 उतनी ही दूरी पर होगा सममित वितरण की दशा में। अब असममित वितरण की बात करते हैं। तो असममित वितरण की दशा में माध्य मध्य का बहुलक का जो रिलेशन है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। एक्स बार माइनस मोड इक्वल्स टू 3 एक्स बार माइनस मीडियन ब्रैकेट। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने आपको बताया इनसे रिलेटेड हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कॉलेज लेक्चरर 2014 ABST सेकंड पेपर का। फॉर्मूला ऑफ द मोड, माध्यों से औसत संबंध पर आधारित बहुलक का सूत्र क्या है? तो बहुलक का सूत्र मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया कि ये रिलेशन है। इस रिलेशन से आप इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा है। जेड का फॉर्मूला इन्होंने दिया सिग्मा एक्स अपॉन एन नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो रफ में जरा सा कैलकुलेशन करिए। आपका इक्वेशन है एक्स बार माइनस मोड इक्वल्स टू 3 एक्स बार माइनस मीडियन। जेड यहीं रहने देते हैं लेफ्ट साइड में, एक्स बार को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 एक्स बार 3 मीडियन माइनस एक्स बार माइनस जेड इक्वल्स टू 3 मीडियन प्लस 2 एक्स बार, साइन उल्टा करते हैं, प्लस जेड इक्वल्स टू प्लस 3m माइनस 2 एक्स बार। सॉल्यूशन आ गया, डी पॉइंट करेक्ट है। तो फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस इसलिए है, इसी वजह से आपको इस वीडियो में मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी के लगभग सभी फॉर्मूलाज एक साथ बता दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस पे है।
अगेन कॉलेज लेक्चरर 2014, फॉर्मूला टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला बताइए। ध्यान से देखिएगा, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा log x का इस्तेमाल करना है, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा log x अपॉन n। बी ऑप्शन भी ऐसा ही लग रहा है, एंटी लॉग ऑफ पर सिग्मा नहीं लग रहा, तो आपको इस स्पेशली एक एक पॉइंट को देखते हुए टिक करना है कि गलत फॉर्मूला सेलेक्ट नहीं हो जाए। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों को दिया गया औसत वार्षिक वेतन 5,000 रुपए था। पुरुष व स्त्री कर्मचारियों का औसत वार्षिक वेतन क्रमशः 5,200 और 4,200 रुपए था। कंपनी के कर्मचारियों में स्त्रियों का प्रतिशत है 20, 80, 30, 70, दो रेशियो लग रहे हैं। अगर हम मैथमेटिक्स पे जाते हैं तो अनुपातिक गणना भी की जा सकती है, बट अगर इस क्वेश्चन को आपको बहुत जल्दी से सॉल्व करना है तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। ये बात क्लियर है क्वेश्चन से कि पुरुषों को अमाउंट ज्यादा मिल रहा है, स्त्रियों को कम मिल रहा है, स्त्रियों की संख्या कम है, इसका मतलब तो हम 80-20 का रेशियो और 70-30 का रेशियो इसको लेके ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड मीन के फॉर्मूला में रखते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मैंने 80-20 और 70-30 का रेशियो रखा। देखिए आपके सामने है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन। 80 पुरुष ले लिए, 20 महिलाएं ले ली, और मैंने जो एवरेज दे रखे थे उससे कंबाइंड मीन निकाला, 5,000 आ गया। 70-30 से निकाला कंबाइंड मीन के फॉर्मूले में रख के, तो 4,900 आया। 5,000 प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है, तो ये कंफर्म हो गया कि पहला वाला जो रेशियो है वो पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताता है 80-20। प्रश्न में महिला का पूछा है, इस वजह से हम 20 पर टिक कर देंगे। पुरुषों का पूछते हैं 80 पर टिक कर देते। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक विद्यालय की बस बच्चों के खड़े होने के स्थान से विद्यालय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और विद्यालय से उसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। औसत गति क्या है? सिंपली अगर आपने 40 और 60 को जोड़ के सिंपल एवरेज निकाल के 50 पर टिक कर दिया, प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि औसत गति पूछी गई है। औसत गति निकालने में हरात्मक माध्य इस्तेमाल होना चाहिए। हरात्मक माध्य अगर हम निकालते हैं 40 और 60 का, देखिए स्क्रीन पे 40-60 रेसिप्रोकल किया, 40 का रेसिप्रोकल 0.025, 60 का रेसिप्रोकल 0.0167, टोटल किया 0.4167। हार्मोनिक मीन के सिंपल से फॉर्मूले में लिखा, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे सॉल्व करना है। तो 0.4167 डिवाइड बाय 2 का रेसिप्रोकल 0.0208 का रेसिप्रोकल हम कर लेंगे 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन में आपको अवेलेबल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।